विश्वास एकेडमी। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। विश्वास एकेडमी की ऑनलाइन कक्षाओं में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 31 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग आर्टिकल नंबर 32 पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये एक ऐसा अधिकार है जो फंडामेंटल राइट में यानी आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के और 31 में 30 तक में जो जो अधिकार आपको दिए गए हैं उन अधिकारों की रक्षा करता है। यानी यदि किसी कारणवश यानी यदि किसी कारण के तहत आपके उन फंडामेंटल राइट्स को कोई खतरा उत्पन्न होता है तो आर्टिकल नंबर 32 जो है वो आपकी रक्षा करेगा, आपको बचाएगा, आपको उपचार प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 32 का काम है। अब आर्टिकल नंबर 32 कैसे काम करता है, क्या इसकी प्रक्रिया है, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझना शुरू करेंगे। आर्टिकल नंबर 32 के बाद जो 33, 34 और 35 आर्टिकल हैं, ये पूरे के पूरे भाग 3 के या फंडामेंटल राइट के अपवाद हैं, यानी इनके अपवाद स्वरूप ये काम करते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 कैसे काम करता है, इस प्रक्रिया को हम लोग समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, आर्टिकल नंबर 32 जो है इसमें कहा गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार, आर्टिकल नंबर 32 में। ठीक है, अब इस आर्टिकल का महत्व हम लोग इस बात से समझ सकते हैं कि इसे डॉक्टर अंबेडकर साहब जो हैं, इसे संविधान की आत्मा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ठीक है, तो संविधान की आत्मा जो है वो कौन बोल रहे हैं इसको? डॉक्टर अंबेडकर साहब बोल रहे हैं, है ना। डॉक्टर अंबेडकर साहब द्वारा इसे संविधान की आत्मा कहा गया। क्या कहा गया? आत्मा। ठीक है, ये पॉइंट आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब जो है किसे संविधान की आत्मा कहते हैं, तो आर्टिकल नंबर 32 को कहते हैं। ये इसके इंपॉर्टेंस को बताने की एक वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए ये क्या कह रहा है, कैसे काम कर रहा है, उन चीज़ों को भी अपन समझ लेते हैं। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस भाग में, ये जो भाग है एफआर वाला जो भाग है, भाग 3 जो है फंडामेंटल राइट का जो भाग है, इस भाग में जो भी अधिकार दिए गए हैं, इन अधिकारों को प्रवर्तित कराने यानी इन्फोर्स, लागू करवाने के लिए, क्या करवाने के लिए? लागू करवाने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय को समावेदन करने का अधिकार है। यानी यदि ये लागू नहीं हो रही हैं तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और अपनी अधिकारों को लागू करवाने के लिए समावेदन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? समावेदन, यानी आवेदन कर सकते हैं आप इन्फोर्स करवाने के लिए। राइट, इतनी चीज आप लोग समझ में आ गई होगी आप लोगों को, है ना। इतनी चीज समझिएगा आप। अब ये कैसे आवेदन किया जाता है, क्या क्या इसकी प्रक्रिया होती है, कैसे ये काम करता है, इस चीज को भी अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे वर्क कैसे कर रहा है आखिर, इस चीज को भी अपन समझ लेते हैं। तो इसका दूसरा नंबर का जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि इस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से, इस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को भी प्रवर्तित यानी कि सबसे पहले तो समझिएगा इसको, लागू करवाना। क्या करवाना? लागू करवाना। प्रवर्तित करवाने का मतलब क्या है? लागू करवाना। तो लागू करवाने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश, अब निर्देश क्या होते हैं? निर्देश, आदेश, दो चीजें देखिए। ठीक है, तो निर्देश, देखो सुप्रीम कोर्ट का काम कानून बनाना तो है नहीं, कानून बनाना काम है संसद का। किसका काम है? संसद का। तो संसद बनाती है कानून। अगर कभी ऐसा कोई काम हो जाए या ऐसी कोई प्रक्रिया हो जिसमें कानून बनाना हो, क्या बनाना हो? कानून, तो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन जारी करता है संसद के लिए। ठीक है, किसके लिए? संसद के लिए। तो इसे बोला जाता है निर्देश। क्या बोला जाता है? निर्देश। ठीक है, अब अगला है आदेश। क्या है? आदेश। तो सब आदेश मतलब क्या है कि अगर कभी किसी कानून को लागू करवाना है, आपको क्या करवाना है? लागू करवाना है।
किसी कानून को, ठीक है। तो अब जब किसी कानून को लागू करवाना है तो उसके लिए जो कार्यपालिका होती है, इस कार्यपालिका को देते हैं आदेश कि आप इस चीज को भाई लागू करवाइए। फिर आती है रेट। अब रेट होती है 5 प्रकार की। ये रेट क्या करती हैं, यानी किसी भी प्रकार के अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो उसको लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या तो निर्देश देता है या आदेश देता है अथवा रेट जारी करता है। क्या जारी करता है, रेट। आप रेट में भी कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की रेट हैं। एक तो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर है परमादेश, फिर है प्रतिषेध, फिर है अधिकार प्रेक्षा और फिर है उत्प्रेक्षण। ये सारी की सारी रेट जो है वो मैं इंग्लिश में भी आप लोगों को बताऊंगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी उस समय लागू हो रही हो उस रेट को ये जो है वो अप्लाई करते हैं और उस रेट के माध्यम से एफआर का संरक्षण करने की कोशिश करते हैं, फंडामेंटल राइट को बचाने की कोशिश करते हैं, फंडामेंटल राइट को व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी जो है आर्टिकल नंबर 32 के तहत किया जाता है। अब देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 से 35 तक दिया गया है, लेकिन इसमें आर्टिकल नंबर 32 बहुत जरूरी है क्योंकि यह स्वयं मूल अधिकार माना जाता है। यह नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। आर्टिकल नंबर 32 के अनुसार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, अब यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, उच्च न्यायालय जो है वो आर्टिकल नंबर 226 के अनुसार रेट जारी करता है ना। और जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, ये आर्टिकल नंबर 32 के तहत रेट जारी करता है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल नंबर 226 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो रेट जारी करता है। आर्टिकल नंबर आपका जो 32 है उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय, आर्टिकल नंबर 226 के तहत आपका उच्च न्यायालय रेट जारी करता है, ठीक है। अच्छा, जो उच्च न्यायालय होता है उसकी रेट उसके अधिकार क्षेत्र में काम करती है, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसकी रेट पूरे देश में काम करती है, ठीक है। अच्छा, रेट कितने टाइप की होती है, तो रेट 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की रेट होती है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 32 हो जाता है। अब इसमें हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पढ़नी रहेंगी, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। अब आगे अपन इसमें देखेंगे कि एक तो अपन इसमें समझेंगे आर्टिकल नंबर 32 और 226 में अंतर क्या है ना। फिर 5 प्रकार की रेटें कौन कौन सी हैं, उन 5 प्रकार की रेटों को भी अपन लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से इसको अपन समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अब अपन आगे देखते हैं। तो यहां तक तो हो गया, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब अपन थोड़ा सा रेट देख लेते हैं कि कौन कौन सी रेट हैं और कैसे कैसे ये रेटें काम कर रही हैं, ठीक है। देखिए, जो पहली रेट है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती है या हाई कोर्ट द्वारा जारी की जाती है फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करने के लिए, है ना। बेसिकली ये याद रखिएगा कि फंडामेंटल राइट की रक्षा करने के लिए ही ये रेटें जारी की जाती हैं। फंडामेंटल राइट जो होते हैं उनको संरक्षित करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए ही ये रेटें जारी की जाती हैं, है ना। तो एक एक रेट को हम समझेंगे कैसे कैसे ये काम कर रही हैं, कैसे कैसे इनका काम चल रहा है। देखिए, पहली रेट जो है उस रेट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, तीसरी प्रतिषेध। ये 3 अपन पहले पढ़ेंगे। तो पहली रेट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे हेबियस कॉर्पस कहा जाता है अंग्रेजी में। इस रेट के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है, यदि किसी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है तो उसे प्रस्तुत करने से संबंधित रेट है। यानी अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है तो सबसे पहले उसको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे देश में जो अपराधी व्यक्ति हैं उनके लिए भी अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। मैं आपको पीछे वाले लेक्चर्स में बता चुका हूं, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है तो उसे तुरंत न्यायालय के सामने हाजिर करना होता है, ठीक है। अपराध सिद्ध होगा तभी उसकी हिरासत बढ़ाई जाएगी, वरना उसे छोड़ दिया जाता है, ठीक है। मतलब अगर अपराध सिद्ध होगा तो ही हिरासत बढ़ाई जाएगी, वरना तो उसे छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, दूसरा,
कोर्ट जो है वो किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो संस्था हो, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी हो, किसी भी प्रकार के व्यक्ति होते हैं उनके लिए भी ये रेट जारी कर सकता है ना। अच्छा, दूसरा, ये रेट जो है वो आर्टिकल नंबर 21 की रक्षा के लिए जारी की जाती है। आर्टिकल नंबर 21 जो है उसकी रक्षा के लिए ये रेट जारी की जाती है। ये आप लोग थोड़ा सा बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, आपके समझ में आ जाए वही एग्जाम्पल के साथ। यानी कि ना तो पुलिस, ये रेट जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो हेबियस कॉर्पस रेट है, ये कह रही है कि ना तो पुलिस ही, ना तो कोई प्राइवेट व्यक्ति, ना तो आपके पिताजी, ना ही आपको कोई पड़ोसी, कोई भी व्यक्ति आपको बिना अपराध के, कोई भी व्यक्ति तो रख ही नहीं सकता है ना, आपको बंद नहीं कर सकता है किसी भी पर्टिकुलर जगह में, या आपको आपकी जो दैहिक स्वतंत्रता है उससे आपको अलग नहीं कर सकता है बिना कोर्ट की परमिशन के, है ना। कोर्ट कहेगा तो ही इन चीज़ों को किया जा सकता है। पुरानी मूवीज़ में आपने देखा होगा कि जो हीरो हीरोइन होते हैं, हमारा हीरो और हीरोइन जो होता है वो आपस में बाग में गाना वाना गा रहे होते हैं, और हीरोइन के पिताजी जो है आ जाते हैं और देख लेते हैं, तो हीरोइन को जो है वो कमरे में बंद कर देते हैं। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन में अपना हीरो कोर्ट में चला जाए और कहे कि भाई ज़बरदस्ती बंद करके रखा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट जो रेट जारी करेगा या हाई कोर्ट जो रेट जारी करेगा वो हेबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण की रेट होगी। कौन सी रेट होगी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसे प्रत्यक्ष किया जाए, और यदि उस पर कोई अपराध सिद्ध होता है तो ही उसकी सजा को आगे बढ़ाया जाएगा, अदरवाइज उसको छोड़ दिया जाएगा। आप देखते हैं कि कई बार जो गंभीर जो अपराधी टाइप के व्यक्ति होते हैं उनको भी जमानत मिल जाती है। वो जमानत मिलने का मेन कारण भी यही रेट होती है कि जब तक अपराध सिद्ध नहीं होता है तब तक आप व्यक्ति को कैद नहीं रख सकते, अपराध सिद्ध होने के बाद उसको कैद में रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाती बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब अगर हम दूसरी रेट की बात करें तो आपकी दूसरी रेट है परमादेश यानी मैंडमस, तो इसको भी अपन समझ लेते हैं। ये जो रेट है ये केवल और केवल सरकारी अधिकारियों के खिलाफ ही जारी की जाती है ना, ये अन्य किसी के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती है, केवल जो सरकारी अधिकारी होंगे उनके खिलाफ ही ये जारी की जाएगी। ठीक है, तो ये सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जारी की जाती है, पहला पॉइंट तो ये आपको समझना है। अच्छा, ये भी कब की जाती है परमादेश? ये सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जारी की जाती है, लेकिन तब जारी की जाती है जब सरकारी अधिकारी कानूनी कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे होते हैं, है ना। क्या कर रहे हैं? कानूनी कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं और इसके चलते किसी दूसरे अधिकारों का हनन हो रहा है। मतलब यदि किसी व्यक्ति के किसी अधिकार का हनन हो रहा है और वो हनन इस वजह से हो रहा है क्योंकि सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है वो एक रेट जारी करता है जिसे बोला जाता है परमादेश। क्या बोला जाता है? परमादेश। ठीक है, और इस रेट में कोर्ट जो है वो संबंधित अधिकारी से पूछता है कि कोई कार्य आपने क्यों नहीं किया, मतलब जो काम है वो आपने क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया ना। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कोर्ट का नोटिस आ जाता है अधिकारियों के खिलाफ कि आपने फलाना काम क्यों नहीं किया, आप एक्सप्लेन करिए, तो ये एक प्रकार का परमादेश है। अच्छा देखिए, यह रेट निजी व्यक्ति के खिलाफ, गैर संवैधानिक निकाय के खिलाफ, गैर संवैधानिकतर निकायों के खिलाफ, है ना। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए लोगों के खिलाफ, राष्ट्रपति और राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती है। यानी जितने मैंने ये नाम लिए हैं इतने नाम के खिलाफ ये रेट जारी नहीं होती है, बाकी के जो लोग हैं बाकी के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ ये रेट जारी होती है। ठीक है, तो किस किस के खिलाफ जारी नहीं होती? निजी व्यक्ति के खिलाफ, गैर संवैधानिक निकायों के खिलाफ, विवेक अनुसार लिए गए निर्णयों के ऊपर, और कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए लोगों के ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर, राज्यपाल के ऊपर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर, इन लोगों के ऊपर ये रेट जारी नहीं होती है। कौन सी रेट है? परमादेश, मैंडमस। इसमें पूछा जाता है कि आपने पर्टिकुलर कोई काम क्यों नहीं किया, सरकारी आदमियों के खिलाफ ही जारी होती है। तब जारी होती है जब वो किसी अपने अधिकार का प्रयोग, किसी के व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है और वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे होते हैं, तब जारी होती है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से।
तो ये हो जाती है आपका परमादेश, है ना। अब एक रेट है प्रतिषेध, प्रोहिबिजन, है ना। तो प्रतिषेध को भी अपन समझ लेते हैं। यह केवल कोर्ट से संबंधित लोगों के खिलाफ ही जारी की जाती है। किसके खिलाफ जारी की जाती है? कोर्ट से संबंधित लोग, प्रतिषेध, है ना। तो जब उनके किसी मतलब जब कोर्ट जो है, कोर्ट में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों ने कोई काम किया है और उस काम से किसी व्यक्ति को कोई फायदा पहुंचाने की कोशिश की है गलत तरीके से, है ना। चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसका पालन करता है। हाई कोर्ट पालन करेगा तो लोअर कोर्ट के लिए जो है इस रिट को जारी करेगा, और सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा तो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट दोनों के मामले में जारी कर सकता है, ठीक है। तो अगर किसी मामले में सुनवाई चल रही होती है, बड़ा कोर्ट या छोटा कोर्ट कोई भी हो, तो और ऐसा लगता है कि इसमें कोई गलती हो सकती है, कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो जो ऊपर वाला कोर्ट है वो इस रिट को जारी करता है और उस गलती को होने से पहले रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। क्या करता है? रोकने की कोशिश करता है। हाई कोर्ट अगर करेगा तो लोअर कोर्ट के लिए करेगा, है ना, और सुप्रीम कोर्ट अगर करेगा तो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट दोनों के लिए कर सकता है, ठीक है। तो गलती को रोकने के लिए ये करने की कोशिश की, प्रतिषेध, है ना, किसी चीज को प्रतिषेधित करना, प्रतिबंध लगाना, है ना, प्रोहिबिजन। तो ये रेट आपकी आती है, केवल और केवल कोर्ट के मामले में इस्तेमाल की जाती है ये रेट, ठीक। अब अपन देखते हैं अगली, ये चौथी उत्प्रेषण और ये पांचवी अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटो, है ना। तो ये उत्प्रेषण जो है यह रिट भी प्रतिषेध जैसी ही होती है, मतलब ये भी सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के मामलों में ही इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है? उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों या प्राधिकरणों के खिलाफ जारी करता है और उनसे अपना जो भी कार्रवाई चल रही होती है उस कार्रवाई को अपने ऊपर मंगवाता है, अपने ऊपर। उत्प्रेषण यानी अपने पास बुलवाता है, जो वाद चल रहा होता है उस वाद को अपने पास बुलवा लेता है ये, ठीक है, राइट। 1991 से इसे प्रशासनिक अधिकरणों के खिलाफ भी यूज किया जाने लगा है। यह विधिक निकायों या निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं की जाती है। इसमें कोर्ट सरकारी प्रक्रिया से जुड़ी पूछताछ करता है और अपने मामले को कई बार अपने पास भी बुला लेता है, ठीक है। तो ये उत्प्रेषण, ठीक। अब एक आती है अधिकार परीक्षा या क्यो वारंटो, ठीक है। तो ये सुनिश्चित करने के लिए जारी की जाती है कि किसी पद पर बैठा हुआ सरकारी कर्मचारी उस पद पर बने रहने के योग्य है अथवा नहीं है, उसके खिलाफ यह रिट जारी की जाती है। उससे साबित करना पड़ता है कि वह उस पद पर गैर कानूनी तरीके से नहीं है, और, है ना। अच्छा, अधिकार परीक्षा जो होती है वो ये पूछता है कि आपने कोई काम किया, आपने कोई काम किया तो क्यों किया, है ना। अधिकार परीक्षा, आपको क्या अधिकार था, आपको क्या अधिकार था, यानी आपने जो काम किया है, यदि कोई सरकारी व्यक्ति अपने किसी प्रकार के सरकारी अधिकारों का वायलेशन कर देता है, अपने सरकारी अधिकारों के से आगे बढ़कर के जो है किसी दूसरे के अधिकारों में प्रवेश कर जाता है, अथवा ऐसा कोई काम कर देता है जो उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो सुप्रीम कोर्ट उससे ये रिट जारी करके पूछता है कि आपको क्या अधिकार था जो आपने ऐसा काम किया, है ना। तो कोई काम किया गया है तो क्यों किया, किस अधिकार से किया, ये जो है वो क्यो वारंटो में पूछा जाता है, अधिकार परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है, राइट। तो यहां से आपकी ये 5 की 5 रेट जो हैं वो आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, 5 की 5 रेट यहां पर आपकी समाप्त हो जाती हैं। उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा, है ना, और जो मैंने आपको बाकी की 3 रेट जो मैंने आपको बताई हैं वो भी यहां से आपकी कंप्लीट हो जा रही हैं, है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और प्रतिषेध, ठीक है। ये आपकी यहां पर 5 फिनिश हो गई। तो चलिए अब हम लोग आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर 226 के बीच में जो अंतर हैं उन अंतरों को समझ लेते हैं कि कौन कौन से अंतर हैं। आर्टिकल नंबर 226 क्या कह रहा है और आर्टिकल नंबर 32 क्या कह रहा है। ये दोनों ही आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट जारी करने के अधिकारों से संबंधित हैं। तो इन दोनों आर्टिकल के अंतर को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, पहला अंतर जो इन दोनों के बीच में है
कि आर्टिकल नंबर 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है रेट जारी करने की, और आर्टिकल नंबर 226 जो है वो हाई कोर्ट को पावर देता है। तो ये दोनों एक बेसिक डिफरेंस जो आ जाता है। आर्टिकल नंबर 32 गिव्स पावर सुप्रीम कोर्ट, वेयरएज आर्टिकल नंबर 226 गिव्स पावर टू द हाई कोर्ट। दूसरा जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में कि आर्टिकल नंबर 32 जो है वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवाने या फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने के लिए काम करता है ना। आर्टिकल नंबर 32 जो है वो केवल और केवल तभी रिट जारी कर सकता है जब फंडामेंटल राइट्स का मामला हो, जबकि आर्टिकल नंबर 226 जो है वो फंडामेंटल राइट के साथ साथ लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पे भी काम करता है। यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से संबंधित कोई मामला होगा तब भी वो रिट जारी कर पाएगा, लीगल राइट से संबंधित यानी कानूनी अधिकारों से संबंधित कोई मामला होगा तब भी वो रिट जारी कर पाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट की अधिकार आपके रिट जारी करने के संदर्भ में थोड़े सीमित है, जबकि हाई कोर्ट के अधिकार थोड़े वास्ट है ना। हाई कोर्ट यानी 226 जो है वो ज्यादा पावरफुल हो जा रहा है क्योंकि वो फंडामेंटल राइट प्लस लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन तीनों के संदर्भ में रिट जारी कर सकता है ना। आर्टिकल 32 is invoked for the enforcement of fundamental right, whereas Article 226 is invoked for the enforcement of fundamental right as well as legal right too, right? तो ये आपका दूसरा आर्टिकल या आपका जो दूसरा अंतर है वो हो जा रहा है यहाँ पर। तीसरा जो अंतर है उसको भी अपन समझ लेते हैं कि the power of high court under article 226 wider than the power of supreme court under article 32। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर पा रहा है, केवल और केवल फंडामेंटल राइट के संदर्भ में ही रिट जारी कर पा रहा है, जबकि जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट के साथ साथ लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के संदर्भ में भी रिट जारी कर पा रहा है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है वो थोड़ी कम हो रही है और जो हाई कोर्ट की पावर है वो थोड़ी बढ़ रही है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए अपन अगला चौथा पॉइंट देखते हैं। पावर टू इशू रिट्स अंडर आर्टिकल 32 इज मैंडेटरी, है ना। तो आर्टिकल 32 के तहत जो रिट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट की, ये हर हालत में जारी की ही जाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के तहत रिट जारी करने के लिए मना नहीं कर सकता है। इन्हें यदि आप फंडामेंटल राइट के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं आर्टिकल नंबर 32 के तहत, तो सुप्रीम कोर्ट मना नहीं करेगा किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि ये खुद में एक फंडामेंटल राइट है ना। जबकि अगर हाई कोर्ट की बात अपन करें तो हाई कोर्ट जो है वो उसके पास विवेकाधीन शक्ति है 226 के तहत, यानी वो फंडामेंटल राइट के संदर्भ में, लीगल राइट के संदर्भ में या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के संदर्भ में विवेकाधीन शक्ति रखता है। क्या रखता है? विवेकाधीन शक्ति, यानी वो मना भी कर सकता है ना। मना भी कर सकता है कि भाई हम रेट जारी नहीं करेंगे, लेकिन आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कभी भी मना नहीं कर सकता। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट समझ लेते हैं। आर्टिकल 32 is suspended during the period of emergency, whereas आर्टिकल 226 cannot be suspended during emergency। यानी आर्टिकल नंबर 32 जो है वो आपातकाल के समय में इसे निलंबित भी किया जा सकता है, परंतु आर्टिकल नंबर 226 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, चाहे इमरजेंसी का टाइम हो चाहे कोई भी टाइम हो। लेकिन इस आर्टिकल को कभी भी सस्पेंड नहीं किया जाएगा, इस आर्टिकल को कभी भी समाप्त नहीं किया जाएगा, चाहे कैसी भी समय परिस्थिति चल रही हो, राइट। तो 226 कैन नॉट बी सस्पेंडेड एंड 32 कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी। ये एक 5वें नंबर का एक बड़ा अंतर इसमें है। अच्छा, अब और एक अंतर अपन समझ लेते हैं, एक और छठा अंतर के आर्टिकल नंबर 226 के तहत जो अधिकार क्षेत्र है, जुडिशरी सेक्शन जो है वो थोड़ा छोटा है, नैरो है ना। जबकि आर्टिकल नंबर 32 के तहत जो जुडिस सेक्शन है वो
बड़ा है ना, वो बड़ा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र पूरे भारत में है ना। और वहीं अगर हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है तो केवल उसके अधिकार क्षेत्र, उसका जो एरिया है उसी में हो सकता है केवल। ठीक है। अच्छा अच्छा, अगर 226 के तहत हाई कोर्ट ने कोई आदेश पारित कर दिया, 7वें नंबर का जो अंतर है आपका, है ना, अगर आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट ने कोई आदेश पारित कर दिया और सेम चीज पे 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश पारित कर दिया, तो 32 जो है वो सुपरसीड करेगा हाई कोर्ट के ऑर्डर को। Now, the order passed by the Supreme Court under the Article number 32 will always supersede the order passed by the High Court under the Article number 226. तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है अच्छे से, जब भी आपका मेंस में या कहीं पर भी लिखने का मौका है तो आप इसको लिख देंगे। अच्छा, दूसरा 8वें नंबर का अंतर है कि आर्टिकल नंबर 32 इज इटसेल्फ फंडामेंटल राइट, है ना, बट 226 इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। राइट, तो आपका 226 फंडामेंटल राइट नहीं है, 32 फंडामेंटल राइट है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो बेसिक बेसिक अंतर थे वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए। अब कुछ सिमिलरिटीज भी हैं आर्टिकल नंबर 32 और 226 के बीच में, तो उन सिमिलरिटीज पे भी अपन चर्चा कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो क्या सिमिलरिटीज है उन पे अपन देख लेते हैं। पहली सिमिलरिटी जो है, पहला जो पॉइंट है वो है कि दोनों ही फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स यानी उनको लागू करवाने का काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, दोनों को ही, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, दोनों को ही रेट जारी करने की शक्ति है, बट उनकी अपनी अपनी थोड़ी सी पावर है, अपने अपने क्षेत्राधिकार है। तो दोनों ही जो है वो रेट जारी करने का पावर रखते हैं। ठीक है, तो ये सिमिलरिटीज है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आप लोग नोट कर लेंगे यहीं पर, देखिए, वैसे तो अभी हाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिट जारी करने अधिकार है, लेकिन अगर संसद चाहे, संसद लोअर कोर्ट को भी ये अधिकार दे सकती है। यानी जो आपका जिला स्तर पे जो न्यायालय होता है उसको भी रिट जारी करने का अधिकार मिल सकता है, लेकिन संसद कानून बना करके ये अधिकार दे सकती है। संसद के पास ये अधिकार है कि वो चाहे तो इसे भी रिट जारी करने का अधिकार दे दे, है ना। चलिए, यहाँ पे 7 इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 32 एंड 226 दिए गए हैं। ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, ये वही है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, एज इट इज आपको नोट्स में दे दिया जाएगा, तो आप इसका यूज कर पाएंगे नोट्स में, है ना। ये रखिएगा आप अपने पास। तो यहाँ पे आपका आर्टिकल नंबर जो 32 है वो फिनिश हो जाता है ना, आर्टिकल नंबर 32। अब इसमें एक पॉइंट और पढ़ने लायक है जो हमें पढ़ना चाहिए या जो हमें समझना चाहिए, वो पॉइंट भी मैं आपको यहीं पर डिस्कशन कर लेता हूँ। रिट PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको भी हम लोगों को यहीं पर पढ़ना चाहिए। हम यहीं पर इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए, समझा देता हूँ मैं आपको। PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, जनहित याचिका। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका को समझ लेते हैं अपन, है ना। तो इसमें पहले तो अपन कुछ सामान्य पहलू अपन इसके पढ़ेंगे। सामान्य पहलू पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे इसका एक विश्लेषण। ठीक है, विश्लेषण में क्या क्या पढ़ेंगे साहब, इसके महत्व और इसकी समस्या।
ठीक है, समस्याएं, जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। जनहित याचिका, सामान्य पहलू, है ना, सामान्य पहलू। देखिए, वैसे तो इसका जन्म ऑस्ट्रेलिया से माना जाता है ना, बट अमेरिका में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, हाँ। ठीक है, तो इसका जन्म तो ऑस्ट्रेलिया से माना जाता है, लेकिन अमेरिका में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, अमेरिका में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ बातें, कुछ इंपॉर्टेंट पहलू जो अपन डिस्कशन करने वाले हैं। आर्टिकल नंबर 32 सबसेक्शन 2 के तहत भारत में इसका विकास हुआ ना। आर्टिकल नंबर 32 सबसेक्शन 2 के तहत भारत में इसका विकास हुआ है ना। लोकस स्टैंडाई के तहत, अच्छा, इनमें पीएन भगवती और कृष्ण अय्यर इसके जन्मदाता माने जाते हैं। 1986 में पी एन प्रफुल्ल चंद्र नटवर लाल भगवती, 2018 में इनकी डेथ हुई। पी एन भगवती और कृष्ण अय्यर, ये दो जस्टिस हैं। तो भारत में के जन्मदाता माने जाते हैं। एल के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? पीएन भगवती और कृष्ण अय्यर, ये जन्मदाता माने जाते हैं, है ना। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है ना, कॉन्सेप्ट, या यूं कहूंगा कि मूल भावना, मूल भावना जिसके तहत पीआईएल का विकास हुआ, है ना। तो वो मूल भावना क्या है? यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो, तो वह एससी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सब ये बात तो बिल्कुल तय है कि बिल्कुल जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता साहब। हमारे यहाँ तो आर्टिकल नंबर 32 साफ साफ कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होगा तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो अब मुझे एक बात बताइए कि क्या भारत में हर व्यक्ति इतना समझदार है कि वह अपने अधिकारों के बारे में सचेत हो, वह अपने अधिकारों को समझता हो, वह अपने अधिकारों को जानता हो? क्या भारत में हर व्यक्ति इतना सचेत है? तो आपका जवाब होगा नहीं है। अगर भारत में कोई इतना इतना ज्यादा समझदार व्यक्ति है ही नहीं, तो फिर उसे कैसे पता चलेगा कि उसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो? तो इसी पहलू का विस्तार कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इसी पहलू का विस्तार, है ना। भारत में लोग अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। इसी कारण, इसी कारण क्या किया गया? इसी कारण साहब, इसी कारण क्या किया गया साहब? अब इसी कारण विस्तार कर दिया गया।
अब विस्तार करके क्या किया गया, विस्तार करके क्या कहा गया कि किसी व्यक्ति ऑब्लिक समूह ना, अब थोड़ा सा विस्तार है तो विस्तार अपन अगले पेज पे इसको समझ लेते हैं विस्तार को, है ना। विस्तार, विस्तार करके क्या कहा गया सब कि अगर किसी व्यक्ति ऑब्लिक समूह के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो कोई दूसरा व्यक्ति ऑब्लिक समूह समूह ऑब्लिक एनजीओ भी न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। शर्त इतनी है कि निजी स्वार्थ न हो। सब समझिए, यदि किसी व्यक्ति ऑब्लिक समूह के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो कोई दूसरा व्यक्ति, समूह या एनजीओ भी न्यायालय में वाद दायर कर सकता है, लेकिन शर्त इस बात की इतनी है कि उसका निजी स्वार्थ ना हो। यदि उसका निजी स्वार्थ होगा तो जो है समस्या रहेगी, है ना। अगर निजी स्वार्थ नहीं है तो कोई दूसरा व्यक्ति भी जाकर के न्यायालय में वाद दायर कर सकता है, ठीक है, निजी स्वार्थ ना हो, बस ये इतनी शर्त है। ठीक, इतनी बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये 1986 में पीएन भगवती साहब ने ये निर्णय लिया था, क्योंकि न्याय बहुत आवश्यक चीज है, परम आवश्यक चीज है न्याय, बिना न्याय के तो कुछ होगा नहीं। तो न्याय के महत्व को देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया था। ठीक है, इतनी चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब क्या हुआ कि 1987 में एक एमसी मेहता वर्सेस भारत संघ वाद आया था। कौन सा वाद था? 1987 में एमसी मेहता वर्सेस भारत संघ, ठीक है। तो 1986 में एमसी मेहता वर्सेस भारत संघ वाद जो आया था, इस वाद में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा इसका और विस्तार कर दिया और ये कहा कि व्यक्ति अगर स्वयं नहीं आ पा रहा है तो पत्र के माध्यम से, है ना, पत्र के माध्यम से किसी अन्य संचार साधन से भी न्यायालय को सूचित कर सकता है। अब क्या सूचित कर सकता है कि भाई फलाने व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, फलाने समूह के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, तो इसको भी कर सकता है, इसको भी पीआईएल के अंतर्गत रखा जाएगा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनता की भलाई के लिए जो याचिकाएं दायर की जाती हैं उसके अंतर्गत इसको भी समावेशित किया जाएगा। ठीक है, तो इसी भी मामले में अच्छा दूसरा, अगर कभी ऐसा होता है, ये तो सब है ही जो लोग बाग सूचित कर सकते हैं, अगर कभी न्यायालय को कोई ऐसा मामला दिखाई देता है तो वह
स्वयं संज्ञान के माध्यम से भी सुनवाई कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्वयं संज्ञान के माध्यम से भी सुनवाई कर सकता है अगर कभी उसके संज्ञान में कोई मामला आ जाता है तो। ठीक है, तो ये तो हो गया साहब पूरा आपका जो बेसिक बातें हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, जनहित याचिका की। ठीक है, तो जनहित याचिका यहाँ से वही शुरू हो गई, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा लोग बाग जागरूक नहीं हैं अपने अधिकारों को लेकर के, तो इसलिए दूसरे समूहों, एनजीओ और अन्य माध्यमों से भी कोर्ट को सूचित किया जा सकता है। कोर्ट ऐसे मामले अगर उसके संज्ञान में खुद भी आते हैं तो भी वह ऐसे मामलों में निर्णय देगा। ये इतनी बात साहब हो गई क्लियर। ठीक है, अब देखते हैं सब इसका के महत्व क्या होता है और इसकी समस्याएं क्या क्या हैं, इन पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो सब इसका महत्व समझ लेते हैं अपन कि इससे फायदा क्या क्या होता है। जो पीआईएल है, जनहित याचिका जो है, इसके महत्व क्या क्या है। पीआईएल के महत्व, जनहित याचिका के महत्व देखिए सब। तो पहला महत्व तो यही हो जाता है आपका कि इसके द्वारा मानव अधिकारों का संरक्षण हुआ और नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। मानव अधिकारों का संरक्षण हुआ एवं नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। ठीक है साहब, तो ये इसका पहला पॉइंट हो जाता है। अब ये कैसे हुआ इसको भी अपन समझ लेते हैं। देखो साहब, अब क्या हो रहा है कि किसी भी व्यक्ति के अगर अधिकारों का, तो कोई वकील, आपने जॉली एलएलबी मूवी अगर देखी हो तो आप देखेंगे कि जॉली एलएलबी 1 और 2 दो मूवी आई हैं। उन दोनों ही मूवीज में पीआईएल के बारे में ही बताया गया, अगर आपने मूवीज देखी होगी तो देखा होगा कि वकील साहब हैं जिसका केस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो भी वही पीआईएल फाइल कर देते हैं किसी व्यक्ति के, किसी महिला के या किसी व्यक्ति के। आपने देखा होगा फर्जी एनकाउंटर कर दिया जाता है उसमें, तो उसको लेकर के पीआईएल फाइल हो जाती है। तो ऐसे करके मानव अधिकारों का संरक्षण होता है, नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। यानी जो अपराध करने वाली प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो अधिकारी वगैरह भी हैं, उनके ऊपर भी एक अंकुश लगता है कि कोई भी वकील जो है कल के दिन पीआईएल फाइल कर देगा और हम परेशान हो जाएंगे, हमें सजा मिल सकती है। ठीक है, तो अच्छा, दूसरा पॉइंट अपन समझते हैं क्या है। जो सरकार के कार्यपालिका और नौकरशाही है, सरकार की कार्यपालिका और नौकरशाही पर उचित दबाव निर्मित हुआ। ठीक है, तो नौकरशाही पर और जो सरकार की जो कार्यपालिका है, इन पर अगर उचित दबाव निर्मित होगा तो इससे भी एक बेनिफिट ये होगा साहब के ये व्यवस्थित तरीके से काम करेंगे और सारी की सारी चीजें बेहतर होंगी। ठीक है, तो ये भी एक चीज हुई। अब दूसरा अपन एक और पॉइंट समझ लेते हैं इसका, समझ लेते हैं कि शासन और प्रशासन जनता के प्रति संवेदनशील हुआ। है ना, शासन प्रशासन जनता के प्रति क्या हो गया,
संवेदनशील हो गया साहब। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये इससे फायदा हुआ। और चौथा और आखिरी फायदा है, चौथा और आखिरी फायदा है कि संविधान गतिशील बना, साथ ही साथ लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुए। ठीक है, तो संविधान गतिशील बना और लोग बाग अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुए, ये भी एक इससे फायदा हुआ। अब ये कैसे हुआ, इसको भी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो, जब पीआईएल के माध्यम से कोर्ट में बहुत सारे केस जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि उन केसों का मीडिया ट्रायल होगा। मीडिया ट्रायल होगा तो लोग बाग उसे टेलीविजन पर देखेंगे, टेलीविजन पर देखेंगे तो उन चीजों को समझेंगे, समझेंगे तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे, जागरूक होंगे, संविधान के ऊपर उचित दबाव बनेगा, संविधान भी गतिशील होगा, लोग भी जागरूक होंगे, समाज भी गतिशील होगा, और एक प्रोग्रेसिव तथा एक आधुनिक समाज की स्थापना भारत में हो पाएगी। पीआईएल के महत्वों में आप ये पॉइंट भी लिखिए। जैसे मैंने आपको ग्राफ बना करके समझाया है, ऐसे ही ग्राफ बना करके आप लिख करके आएंगे, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब हम इसके समस्याएं देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो इसकी पीआईएल की समस्याओं पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। समस्या, पीआईएल की समस्या ना। ठीक है, चलिए जरा समझते हैं अपन पीआईएल की समस्याओं को। पहली समस्या तो ये है कि पीआईएल के कारण क्या हुआ कि परस्पर विरोधी निर्णय आने लगे, जिससे संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई, है ना। परस्पर, ठीक है, परस्पर विरोधी निर्णय आने लगे और एक संशय की स्थिति निर्मित होने लगी। अब ये कैसे हुआ, परस्पर विरोधी निर्णय और संशय की स्थिति? वो कह रहा है कि कोई आदमी कोई पीआईएल डाल रहा है और उसी चीज के खिलाफ दूसरा आदमी कोई दूसरी पीआईएल डाल रहा है, तो एक तो न्यायालय का समय भी बर्बाद हो रहा है, न्यायालय के ऊपर अतिरिक्त दबाव भी आ रहा है, और निर्णय भी, हर क्या होता है, परिस्थिति के अनुसार निर्णय बदल जाते हैं। निर्णय बदलते हैं तो लोगों के बीच में संशय की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अच्छा, एक और चीज क्या हो रही है कि लोग बाग क्या कर रहे हैं कि चाहे वो पहली वाली जॉली एलएलबी हो या दूसरी, उसमें भी दिखाया गया है कि अपनी वकालत को चमकाने के लिए या एक सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए जबरदस्ती में पीआईएल फाइल कर देते हैं, है ना। सस्ती लोकप्रियता पाने के साधन के तौर पर, ठीक है, तो सस्ती लोकप्रियता पाने के साधन के तौर पर जब पीआईएल का प्रयोग होने लगा, ठीक है, तो ये भी एक, लोग बाग अपनी वकालत चमकाने के लिए या लोग बाग अपने एनजीओ को बड़ा बनाने के लिए इस प्रकार के काम करने लग जाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट क्या है कि पीआईएल से क्या हुआ है, न्यायपालिका की शक्ति
बढ़ गई। अब न्यायपालिका की शक्ति बढ़ने से क्या हुआ कि सरकार के अंगों के बीच में शक्ति का संतुलन जो है वो बिगड़ गया। किसी बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर ने कहा है कि अगर दुनिया में सब कुछ सही रखना है ना, दुनिया में सब कुछ सही रखना है, तो एक ही तरीके से हो सकता है, और वो तरीका है शक्ति का संतुलन बना रहे। यदि एक दुनिया का कोई एक हिस्सा शक्तिशाली हो और उसके साथ साथ दूसरा हिस्सा भी शक्तिशाली होता जाए, तो आप देखेंगे कि युद्ध नहीं होंगे। और केवल एक हिस्सा शक्तिशाली हो और दूसरा हिस्सा थोड़ा कमजोर रह जाए, या शक्ति का संतुलन नहीं बन पाए, है ना, बैलेंस ऑफ पावर अगर नहीं बनेगा, तो युद्ध युद्ध हो जाएंगे। जितने भी युद्ध दुनिया में हुए वो बैलेंस ऑफ पावर के कारण हुए। यदि आपके पास बंदूक है और सामने वाले के पास कोई हथियार नहीं है, तो आप उसके ऊपर दादागिरी चलाएंगे, आप उसके ऊपर उसका शोषण करेंगे, आप उसको कमजोर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपके पास बंदूक है और सामने वाले के पास भी बंदूक है, तो आप उसके साथ सामंजस्य बनाने की कोशिश करेंगे। और जहां सामंजस्य बनता है वहीं पर पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस की आवश्यकता पड़ती है, राजनीति की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, राजनीति क्या है? सामंजस्य के माध्यम से अपने कामों को चलाना, सामंजस्य के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना, ये राजनीति है, ये पॉलिटिक्स है। ठीक है, तो सरकार के अंगों के बीच में अगर शक्ति संतुलन प्रभावित हो जाएगा, तो इससे देश भी प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पीआईएल के बारे में कंप्लीट था, और यहाँ पर आपका पूरी तरह से आर्टिकल नंबर 32 कंप्लीट हो जाता है, आर्टिकल नंबर 32 पूरा हो जाता है। ठीक है, आगे के आर्टिकल हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू। विश्वास एकेडमी के साथ बने रहें। धन्यवाद।